था कल। हेलो मृन्मय। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? नुसरत अभिलाषा। ख्वारिज्म और सस्मानी शासकों की भांति ऊंचे वेतन वाले अंगरक्षकों को रखा। ये ख्वारिज्म कहाँ पे है? मैप में ये जो इलाका है, इसमें तीन हिस्से हैं। ये है ख्वारिज्म, मारवान नहर और खुरासान। मारवान नहर को ही ट्रांसआक्शियाना कहते हैं और ईरान के उत्तरी हिस्से को खुरासान कहते हैं। इसी मारवान नहर से ही मुगल आए थे भारत। इसी के बगल में ख्वारिज्म है। ये बलबन के चांदी के सिक्के हैं। तो चालिहा का धीरे धीरे ये दमन कर देता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो पहली चुनौती तो बलबन की थी चालिहा को समाप्त करना, लेकिन और भी विरोधी ताकतें भारत में एग्जिस्ट करती चालिहा के अलावा। जैसे दिल्ली के पास उस जमाने में जंगल हुआ करते थे और इस जंगल में मेवाती डाकू रहा करते थे। मेवाती डाकू। बलबन ने इनको काउंटर करने के लिए अफगानियों को नियुक्त किया, चौकीदार के रूप में। और अफगानी और मेवाती ये दोनों एक दूसरे से लड़ गए और इसको ठीक करने के लिए दिल्ली के पास इसने जंगलों को कटवा दिया। मेवाती थे तो हिंदू ही, लेकिन इनका इतना डर था कि दोपहर के नमाज के बाद दिल्ली का पश्चिम का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, लेकिन इनको चुन चुन करके इनको मरवाया गया। और इनको काउंटर करने के लिए किला बनवाया। गोपालगिरी दिल्ली के बगल में ही है। तो इस तरह से ये पहला दूसरा पड़ाव पार हुआ। दोआब का हिस्सा वो हिस्सा है जो इस इलाके में दो नदियों के बीच की जमीन। दोआब की जनता अमीर थी, यहाँ के बहुत सारे अमीर लोग थे। ये बलबन को शासक ही नहीं मानते थे। तो दूसरा काम था बलबन का दोआब के लोगों को अपने वर्चस्व के अंतर्गत लाना। वो मानते थे कि वो गुलाम है, बलबन गुलाम है। एक और समस्या थी अवध के लुटेरों के रूप में।
कल मैंने बताया था कि बहुत सारे हिंदू लुटेरे बन गए थे क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था। तो इन पर भी अफगानियों की सहायता से बलबन ने नियंत्रण किया। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। तो मुसलमानों को रिहेबिलेट किया गया, उनको कर मुक्त भूमि दी गई। एक और जगह है रुहेलखंड। रुहेलखंड में के विद्रोहियों को कहा जाता था कटेहर। कटेहरों को शाही सेना ने ढूंढ ढूंढ करके इनको नष्ट किया। वर्तमान पाकिस्तान में यहाँ पे एक रेंज है, पहाड़ है, जहाँ से सेंधा नमक प्रोड्यूस होता है। इन्हें नमक की पहाड़ी भी कहते हैं या साल्ट रेंज भी कहते हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों में विद्रोही छुप करके बैठे रहते थे। और साल्ट रेंज में घोड़े बहुत थे, नेचुरली घोड़े बहुत वहां पे होते थे। तो इनका दमन किया बलबन ने, यहाँ के विद्रोहियों का। और दमन के बाद इतने घोड़े मिले इसको कि बन्नी कहता है कि इतने घोड़े साल्ट रेंज से लाए गए दिल्ली में कि घोड़े का दाम ही गिर गया। जहाँ घोड़ा पहले 3,000 टन का या 300 टन का बिकता था, वो घट करके 30 टन आ गया। इसको जूद पर्वतमाला भी कहते हैं। व्रत में जो हम नमक यूज करते हैं ना, यहीं से लेते हैं, ये जूद पर्वतमाला है। वर्तमान भारत से दूर, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है ये। तो ये जो मैंने बताया इतने सारे विद्रोहों का दमन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें बलबन ने पूरी तरह से शक्ति का प्रयोग किया। इतिहासकारों ने इसी नीति को कहा है आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, रक्त और लौ की नीति। ओके खुशी, वेलकम इन माय क्लास एंड इन योर फर्स्ट क्लास। आयरन ब्लड यानी तलवार और खून। तो ये तो था उन विद्रोहियों पर नियंत्रण जो जनता के अंदर से विद्रोह बनते थे। लेकिन कुछ शाही विद्रोह भी हुए, जैसे बंगाल में तुगरिल खान शासक था, कल मैंने आपको बताया था। हाँ, ग्रुप का मैं आपको लिंक देता हूँ। सभी को देता हूँ। नासरुद्दीन के समय से ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था। बंगाल की एक अलग ही कहानी है जो हम आपको बताएंगे। बंगाल में नहीं, आदित्य सेकंड पेपर की टाइमिंग है 6 बजे। आज एक क्लास आपको याद होगा रिशेड्यूल करना पड़ा था, मेरे यहाँ पावर की प्रॉब्लम थी। तो और कोई टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी समय रिशेड्यूल कर दिया था।
ये मैं पिन कर देता हूँ, इस पर सभी लोग ज्वाइन कर लो। इसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। हाँ, इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बंगाल की कहानी मैं आपको बता रहा था, एक स्पेशल केस था। सर किसी पे क्लिक नहीं हो रहा है। हो रहा है। बंगाल नासरुद्दीन के टाइम से ही फ्री हो गया था। बलबन के टाइम में बंगाल पर शासन कर रहा था तातार। तातार खां। और जब बलबन इसको अपने पक्ष में करना चाहा, अपने अंडर में, तो इसने बलबन को 63 हाथी गिफ्ट किए और दिल्ली की अधीनता को स्वीकार किया गिफ्ट करने के बाद। तो दिल्ली के जब अधीन हो गया तो तुगरिल खां बंगाल का राज्यपाल बना। लेकिन 1279 ईस्वी में इसने बगावत कर दी और उपाधि धारण की सुल्तान मुगुशुद्दीन। इस नाम से गद्दी पर बैठा। तो पहले बलबन का विश्वास पात्र दास था, लेकिन बगावत करने के बाद इसको दबाना जरूरी था। तो अवध का एक सूबेदार था बलबन का, इसका नाम था अमीन खां। इसको भेजा बलबन ने इसको सप्रेस करने के लिए, लेकिन अमीन खां असफल हो गया। फिर बलबन का विश्वसनीय एक था, उसका नाम था बहादुर। बहादुर भी जाता है, लेकिन ये भी असफल होता है। फिर बलबन खुद गया। बलबन के आते हुए देख के तुगरिल खां भाग गया उड़ीसा में जाजनगर। जाजनगर बलबन पहुंचा तो ये भाग गया जंगल में। वहां पता लगाने का प्रयास हुआ, जंगल से भी निकल के भागा। और बलबन के एक विश्वास पात्र थे अली। अली ने तुगरिल खां को मार डाला। तो अली को बलबन ने उपाधि दी तुगरिल कुश। तुगरिल कुश की। तो ये बंगाल विद्रोह, बर्नी बड़ा ही भयानक वर्णन करता है बंगाल विद्रोह का। कहता है रास्ते में 2-2 मील लंबी कतारों में तख्ते ठोक दिए गए। और तुगरिल के सैनिकों को इसमें जिंदा ठोक दिया गया। इतना भयानक दृश्य देख करके लोग बेहोश हो गए। ऐसा लिखता है बर्नी। अब इस तरह से बंगाल जब आजाद हुआ तो बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को यहाँ का सूबेदार बनाया। बलबन के 2 बेटे थे, एक बुगरा खां और एक महमूद।
महमूद को इस इलाके का सूबेदार बनाया, बुगरा खां को कलकत्ता बंगाल का। ये बंगाल का अभियान ही एकमात्र अभियान था जिसका बलबन ने नेतृत्व दिल्ली से दूर जाके किया था, और इस अभियान को पूरे करने में इसको 2 साल लग गए, 1280 से 82। किस्मत रिजल्ट का क्या हुआ? महमूद मोहम्मद है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? ABM हबीबुल्लाह के, निजामी के, असलाल आबिद त्रिपाठी। तो ये तो था बलबन का, किस तरह से उसने आंतरिक विद्रोहों पर रक्त और लौ की नीति के द्वारा विजय पाई। अब हम बात करेंगे बलबन के प्रशासन की। ओहो, पैर टूट गया था। चलो कोई बात नहीं, आदर्श का भी दिल टूट गया था, उसका भी नहीं हुआ। चलो जी, तो बलबन के प्रशासनिक सुधारों में क्या खास है? त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मैं यही तो बता रहा हूं जी, त्र्यंबकम रित्री कि बलबन की रक्त और लौ की नीति क्या थी, वही तो बता रहा हूं। एक लाइन में इसको कहेंगे कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को कुचल देना, यही है रक्त और लौ की नीति। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ गया है 54 जनरल का। अच्छा, मतलब कम ही गया है सर इस बार। JRF नहीं, नेट तो मेरा है ही सर, अच्छा है कि नहीं है? अच्छा नेट लेने से अच्छा है ना सर, किसी का सीट लेने से अच्छा है कि ना हो? अच्छा ऐसा। अब दोबारा नेट नहीं दोगे तो JRF कैसे होगा? मैंने वो हमारा नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन हम बात करें अगर नेट होना है तो ना हो, मुझे ये लगता है सर। नेट होना तो ना हो, टीचिंग मेरा तुम्हारा मैं अपना करें। हाँ सर, नेट तो ऑलरेडी है, तो किसी और का हम सीट लेंगे सर। अच्छा, नेट ऑलरेडी है, ये बोलो ना। हाँ नेट तो मेरा ऑलरेडी है सर। तब तो एंजॉय करो। सर पैसा नहीं मिलता ना? कोई नहीं मिलता है, PhD में एडमिशन हो जाएगा तो स्टाइपेंड। PhD तो हम कर ही रहे हैं सर, मिलता है कम मिलता है ना, वहाँ कहाँ 30-35 मिलता है, यहाँ कहाँ 10 ही मिलता है। हाँ मतलब 10 तो मिलता है ना। हाँ सर, मैं ये कह रही सर, मैं इसलिए रेजेंट की थी कि बलबन का जो लॉ नीति था वो छोटे लोगों को देख करके जो मैंने बुरा फील करता था, वो कहीं इसलिए तो नहीं अपनाया था सर, मेरे मन में ये आ रहा है कई दिनों से, पढ़ रही तो मेरी बात, कि वो 40 से आया था तो उन्हीं भीड़ में से था, तो अपने को सर्वश्रेष्ठ उनके सामने लाने के लिए वो ऐसा करता था सर। ये मैं कल की क्लास तुमने नहीं किया था मेरी? नहीं सर, मैं वहाँ भी रहती हूँ सर, तो ये क्लास छूट जाता है जल्दी, छूट मैंने सर चले गए हमारे गाइड, तो हम लोग आ गए सर। हाँ, कल डिपार्टमेंट रहती है था कि वो क्यों अपनी पॉलिसी जैसे बनाया था, उसके पीछे कारण यही था, क्योंकि वो उसी के बीच से था सर, तो कोई इज्जत नहीं देता अगर वो अपने को ना दिखाता तो ऐसे। नहीं देखो, मैं बताऊं, एक और मनोविज्ञान है, अगर आपको लोगों से डील करना है ना, तो डीलिंग 2 तरह की हो सकती है। एक डीलिंग होती है अग्रेसिव, दोनों में से कोई एक भी में रह सकता है, और दूसरी डीलिंग होती है सबमिसिव। इंसान या तो सबमिसिव हो सकता है या तो अग्रेसिव हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं जानता हूं कि मुझे आपको नीचे गिराना है, आपको आपके ऊपर हावी होना है,
तो पहले अगर मैं एग्रेसिव होने में सफल हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप सबमिसिव ही हो गए, मतलब आप सरेंडर कर दोगे। तो ये बलबन की पॉलिसी या किसी भी डिक्टेटर की यही पॉलिसी होती है कि लोगों पे हावी रहो, हावी रहो। हावी रहोगे तो उसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम ये होगा कि लोग विद्रोह की नहीं सोचेंगे, लोग अपनी रक्षा के बारे में ही सोचेंगे, तुमको परास्त करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और बलबन को यही चाहिए था, क्योंकि बलबन के पहले इल्तुतमिश के जितने भी बेटे पोते थे, सभी को चारिहा ने बेमौत मारा था। तो उसने इसको एक ऐसे साइकोलॉजिकल टूल यूज किया कि अपने आप को बहुत ही हाई दिखाना, अपना से आपसे जोड़ना, ईरानी कल्चर अडॉप्ट करना, और निम्न लोगों से, छोटे लोगों से बात नहीं करना, हीनता का ये ढोंग करना, ये सब कुछ। थैंक यू सर। ओके। तो बलबन के प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे? बलबन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पहला, बलबन को चूंकि रूल ऑफ टेरर करना था, तो इसके लिए कंपलसरी था कि हमेशा तैयार सेना रखना। तो हमेशा तैयार आर्मी की परंपरा की शुरुआत इसने की। इसके लिए भारत में सबसे पहले सैन्य विभाग बनाया, जिसे कहा जाता है दीवान ए आरिज, दीवान आरिज। और इमादुल मुल्क को दीवान आरिज बनाया। अब आ रही आवाज? और इसको उपाधि दी रावत ए अर्ज। दूसरा, इक्तदार बड़े ही मजबूत हो गए थे, तो इक्तदारों को पेंशन दे दिया और इक्तदारों की इक्ताएं वापस लेने का आदेश दिया। लेकिन मलिक फखरुद्दीन, कल से 4:30 बजे से स्पेशल क्लास होगी। आज मैंने पहले भी बता दिया, रिशेड्यूल्ड क्लास था पहले का। मलिक फखरुद्दीन ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, इक्तदारों के अधिकार ना छीनो, नहीं तो बगावत हो जाएगी। तो उसकी सिफारिश पर यह आदेश वापस ले लिया। तो ये दूसरा इसका एक चेंज था। तीसरा, लेकिन इक्तदारों का इक्ता वापस इसलिए ले रहा था क्योंकि इक्तदार भ्रष्टाचारी हो गए थे। तो इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, ख्वाजा। ख्वाजा काम था कि इक्तदारों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। चौथा काम है गुप्तचर विभाग। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार यही था। तो गुप्तचर को कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। इसकी नियुक्ति की। इल्तुतमिश ने जितने भी इक्ते दिए थे, उन इक्तों की जांच करवाई। बहुत सारे इक्तेदार मर चुके थे, तो उनके परिवारों को इसने पेंशन दिया और इक्तों को वापस ले लिया। इक्ता मीन्स, इक्ता एक प्रशासनिक इकाई है जैसे देश का छोटा हिस्सा होता है प्रदेश, तो प्रदेश को कहते हैं इक्ता।
गुप्तचर कहते थे बरीद। इल्तुतमिश ने बलबन ने दोआब की इक्ताओं को फिर से लेकर के खालसा में मिला लिया। क्योंकि दोआब काफी फर्टाइल लैंड था, इसलिए उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन भी होता था। बलबन ने अर्ध नागरिक और अर्ध सैनिक प्रशासन की स्थापना की। लेकिन इसकी मुख्य चिंता थी मंगोल। ओके भाग्य से, लेकिन तुम रेगुलर नहीं आती हो। मंगोलों से निपटने के लिए बलबन पहला सुल्तान था जिसने पश्चिमोत्तर में किला बनाने के लिए ओके मंगोल समस्या के निराकरण करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की, और पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने किला बनाने के ऊपर ध्यान दिया। लाहौर में किला बनाया और उसका मुखिया बनाया अपने चचेरे भाई शेर खान सनकार को। शेर खान इतनी बहादुरी से मंगोलों से रक्षा करता था राज्य को कि बलबन को शेर खान से ही ईर्ष्या हो गई और इसको विष दिलवा करके मार डाला। इसके ठीक पहले एंशिएंट इंडिया खत्म हुआ है, वहां से स्टार्ट करो। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को बलबन दो भागों में बांटता है, लाहौर, दीपालपुर और उच्च। पहले तो लाहौर, दीपालपुर और उच्च ये बुगरा खां को दिया था बंगाल देने के पहले, और सुमन समाना ने लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान मोहम्मद को दिया था मुल्तान, और सुमन समाना उच्च का क्षेत्र बुगरा खां को दिया था मैनेजमेंट के लिए। बाद में बुगरा खां को बंगाल में ट्रांसफर किया गया और मोहम्मद को पूरे उत्तर पश्चिम का दायित्व दे दिया गया, पूरे नॉर्थ वेस्ट का। फिर तुम वही बात कर रहे हो महमूद मोहम्मद। स्पेलिंग ग्रामर की क्लास है ये। एक बात मैं बता दूं, प्रॉफिट मोहम्मद का ही दोनों नाम है, महमूद और मोहम्मद। दोनों ही एक व्यक्ति का नाम है।
कहीं कहीं महमूद भी मिलता है, कहीं कहीं मोहम्मद भी मिलता है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्थ वेस्ट में महमूद का था आधिपत्य और बुगरा खां का बंगाल में था। निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी, के निजामी, मोहम्मद अजीज मोहम्मद, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, 6 बजे वाली जो आपकी क्लास होगी उसका ये मतलब नहीं है कि डाउट क्लियरिंग सेशन है तो आप बंक कर देंगे, नहीं। डाउट्स होगा तो पूछना है, अदरवाइज ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं पिछले 10 सालों में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा 6 बजे वाली क्लास में, जो कि इसके फिनिश होने के आधे घंटे बाद होगी, एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल। आरपी त्रिपाठी ने वास्तविक संस्थापक माना है। अब अगला एपिसोड है मंगोलों का आक्रमण। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किसको अपना सूबेदार बनाया था? बलबन ने। महमूद को या मोहम्मद को कह लो, इसी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शुमरा नाम की जनजाति रहती थी। महमूद ने पहला अटैक शुमरा जनजाति में किया और इसी के साथ साथ मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। इसामी लिखता है कि मंगोल सेना तुलना में बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने सभी मोर्चों पर अपनी शक्ति लगा दी और शहजादा मोहम्मद इस युद्ध में मारा गया। मोहम्मद का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, भी बंदी बना लिया गया। अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया। महमूद मोहम्मद एक्चुअली बड़ा ही योग्य पुत्र था बलबन का, और बलबन ने इसको अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। मरने के बाद इल्तुतमिश बलबन ने इसको शहीद आजम की उपाधि भी दी। ये साहित्यकार भी था बहुत अच्छा। अमीर खुसरो के साथ साथ अमीर हशम, इन दोनों ने अपना साहित्यिक कैरियर मोहम्मद के दरबार में ही शुरू किया था। शेख सादी को भी इनवाइट किया था लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि वो बुजुर्ग थे। शेख सादी है फारस के महान कवि, फारसी कवि। महमूद की मौत के बाद बलबन का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि बलबन की उम्मीदें महमूद से ही कायम थी, उसकी मौत ने उनको तोड़ दिया। और दूसरा जो इनका बेटा था बुगरा खां, ये विलासी था, इसके अंदर राजनीतिक कौशल नहीं था। जब बलबन के जीवन के अंतिम दिन आए तो दिल्ली के कोतवाल गुलीकुल उमरा ख्वाजा हसन बसरी को बुला करके मोहम्मद के बड़े बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
और 1287 में बलबन की डेथ होगी। बर्नी लिखता है कि बलबन की मौत से मलिकों ने अपने कपड़े फाड़ डाले। सुल्तान के शव को नंगे पांव दारुल अमन के कब्रिस्तान में ले जाते हुए उन्होंने अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिनों तक उसकी मौत का शोक मनाते हुए जमीन पर सोए। ये बलबन का मकबरा बना हुआ है दिल्ली में। अब प्रश्न उठता है कि बलबन का योगदान क्या था। योगदान का मतलब दिल्ली सल्तनत में कौन सी ऐसी परंपरा थी जिसको पहली बार बलबन ने शुरू किया। तो ये आप लोग एक एक करके बताएंगे कि बलबन का योगदान क्या था। हाँ सोनिया, इंसिडेंट करवाएंगे लास्ट में। बिल्कुल सही। बलबन राजत्व के सिद्धांत का पहला प्रतिपादक है। बलबन सैन्य शक्ति को इस्टेब्लिश करने वाला पहला सुल्तान है जिसने दीवान अर्ज बनाया। गुप्तचर व्यवस्था भी बनाई। तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह एक इतिहासकार हैं। उनका यह कहना है कि बलबन खिलजी राज्य की पृष्ठभूमि का निर्माता है। क्योंकि हम आगे चल करके देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के एक टर्म में कि खिलजियों ने किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया। इसके पहले जो शक्ति की भूमिका बननी चाहिए वो बलबन ने ही बनाया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन बरीद मुमालिक था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। किसका नाम रिपीट करना है? अमीर खुसरो और दूजा है अमीर हसन। तो ये कुछ कुछ मुख्य कार्य थे जो बलबन द्वारा किए गए। अब आते हैं बलबन के उत्तराधिकारियों पे। नियुक्त किया था उत्तराधिकारी इन्होंने कैख खुसरो को।
लेकिन नियुक्ति से ये गद्दी पर नहीं बैठ पाया। दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन मोहम्मद, इसने एक षड्यंत्र किया और कैखुसरो को भेज दिया मुल्तान। फखरुद्दीन ने कैखुसरो को मुल्तान भेजने के बाद बुगरा खां के बेटे कैकूबाद को सुल्तान बनाया। कैकूबाद की उम्र थी 17 से 18 साल जब वो गद्दी पर बैठा। तो 1287 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। कैकूबाद, चूंकि इसका पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था, इसलिए जैसे इसको खुला फ्री हैंड मिला तो ये खूब भोग विलास करने लगा। लेकिन कैकूबाद को उत्तराधिकारी बनाने का काम किया था निजामुद्दीन ने। फखरुद्दीन के बेटे निजामुद्दीन ने इसको विलासिता की तरफ प्रेरित किया और ये लगा याशी करने। इसके लिए इसने यमुना नदी किनारे एक स्पेशल महल बनवाया था, किलोकड़ी। राजकाज छोड़ करके जाकर किलोकड़ी में ही रहने लगा और निजामुद्दीन सल्तनत की पूरी व्यवस्था करता, बागडोर इसके हाथ में थी। निजामुद्दीन बन गया नायब ए ममालकत। जो कि सुल्तान पे निगाह रखने के लिए पोस्ट रची गई थी। बुगरा खां को जब पता चला उसका बेटा कैकूबाद अय्याशी में लिप्त है, तो वो दिल्ली की तरफ चला और अयोध्या में घाघरा के निकट दोनों की मुलाकात हुई और कैकूबाद को बुगरा खां ने बहुत समझाया। अच्छी बात है, कैकूबाद ने उसको मान लिया, शराब पीना छोड़ दिया, भोग विलासता त्याग दिया। निजामुद्दीन को ट्रांसफर कर दिया कि मुल्तान चला जाए। जब ये नहीं गया तो निजामुद्दीन को विष देकर के मरवा दिया। किलोकड़ी एक जगह है, मिनहाज सिराज जिस जगह का जिक्र, किलोकड़ी जगह का जिक्र करता है, यहाँ किलोकड़ी नाम की जगह पे इसने महल बनवाया विलासिता के लिए। किलोकड़ी इज द नाम, नॉट द नेम ऑफ पैलेस, इट इज द नेम ऑफ प्लेस। अभी भी दिल्ली में है किलोकड़ी। तो निजामुद्दीन को जहर दे दिया गया। निजामुद्दीन के मरते ही इन पर इसके अधिकारों को दो सरदार थे, मलिक कच्छन और मलिक शुरखा, ये मजबूत हो गए। कैकूबाद बहुत परेशान हो गया कि एक कुमारा दूसरा पैदा हो गया, इस तरह से तो हम फिर हमारा दरबार षड्यंत्र का अड्डा बन जाएगा। और बलबन ने जिस चालिया को खत्म किया था, दूसरे रूप में वो चालिया फिर से वापस आ रहा है सामने। तो समाना यहाँ पे है। साइट पे ओल्ड न्यूज़पेपर खोजोगे जी राजा जी? किस कारण से आप खोज रहे हैं? यही पूछने के लिए मेरी क्लास में आए थे। दिल्ली में एक आर्काइव है, डीएसए आर्काइव, और जेएनयू में है भी लाइब्रेरी। कहाँ रहने वाले हो आप? www
इस साइड पे मिल जाएगा। IOC.gov खोल के देखो। समाना से इसने बुलाया, वहां एक बहुत बहादुर योद्धा रहता था, उसका नाम था मलिक फिरोज खिलजी। मलिक फिरोज खिलजी, यही आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी बनता है। समाना से इसको इनवाइट किया कैकुबाद ने और इसको बनवा दिया आरिज मुमालिक। और इसको उपाधि थी शाइस्ता खां। अच्छे से नहीं बता पाए तो क्या करोगे? पूछ रही हो कि धमका रही हो? तो अब यहाँ पे दरबारी राजनीति चल पड़ी, दो गुटों में बट गया। एक का हेड था शुरखा, दूसरे का हेड था शाइस्ता। कैकुबाद ने फटाफट अपना सब भोग विलास छोड़ दिया था, इसकी वजह से इसको मार दिया लकवा, पैरालाइज्ड हो गया। तुर्की सरदारों ने कैकुबाद के बेटे क्यूमर्स को गद्दी पे बैठा दिया। ये शमशुद्दीन सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। और सुरखा ने प्लानिंग किया कि जितने भी गैर तुर्की सरदार हैं सबको मार डाला जाए और शुरुआत किया जाए मलिक फिरोज खिलजी से। मलिक फिरोज खिलजी को इसका पता चल गया और उसने शुरखा के सीने में खंजर भोंक करके उसके आस्तीन को सुर्ख लाल कर दिया। फिर ये दिल्ली में प्रवेश करता है और सुल्तान के संरक्षण के बहाने 3 महीने के अंदर ही क्यूमर्स की हत्या कर दी इसने और कैकुबाद को उसी की चादर में लपेट करके यमुना नदी में फेंक दिया। इसी तरह से इलबारी वंश का खात्मा होता है और दिल्ली में एक नए वंश की शुरुआत होती है, खिलजी वंश। और मलिक फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। मैं एक बार ट्रेन से जर्नी कर रहा था तो उसमें 4 मजनू टाइप के लोग चढ़े ट्रेन में, तो कभी उनका बैग हटाएं, कभी इनका बैग हटाएं, कभी किसी पे पत्तियां कसें, कोई महिला है उसकी तरफ ऐसे देखें। ये बात है 1999 की। तो उस जमाने में मैं भी मलिक फिरोज खिलजी की तरफ था, तो मैंने फिल्मी हीरो की तरह बॉक्सिंग की और चारों को मार के भगा दिया। 1-2 को मारा, बाकी भाग गए, एक आध हमें भी लगा इधर। उसके बाद दुर्भाग्य से मेरी शादी वादी हो गई। 2017 में भी एक बार मैं ट्रेन पे जा रहा था, तो मेरे बीबी थे, बच्चे थे। फिर किसी स्टेशन पे 4 मजनू चढ़े, वही नहीं कोई और। फिर उन्होंने, ट्रेनों में अक्सर ऐसा होता ही रहता है, फिर उन्होंने वही काम करना शुरू किया, तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया। दोनों सिचुएशन सेम था, दोनों जगह, दोनों बारी।
लेकिन पहले बार में मैंने एक्शन लिया क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी बार में मैं एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। तो ये भाई साहब सबको मार पीट के गद्दी पा रहे हैं क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक बार जब गद्दी मिल जाती है तो उदार बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो उनको जो चाहिए मिल गया है, क्या फर्क पड़ता है। अब ये तभी एक्टिवेट होंगे जब इनके उस प्रॉपर्टी पे कोई हाथ डालेगा, उसके पहले इनको दुनिया से कोई मतलब है नहीं। अब उस ट्रेन में वो गुंडे चढ़े 4 लोफर टाइप के, अगर वो मेरे फैमिली की तरफ करते देन आई विल बी एक्टिवेटेड, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं इस चीज को उसी जगह सोचने लगा कि इतना अंतर क्यों आ गया, क्या मैं निष्क्रिय हो रहा हूँ, कायर हो रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि एट दैट टाइम आई वाज अलोन एंड राइट नाउ आई एम नॉट अलोन, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो खिलजी भाई साहब उदार इसलिए बन गए थे। तो ये था बलबन का पूरा एक्सप्लेनेशन। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या खुसरो क्या कुबाद। तारीख यामनी, जिसे किताब यामनी भी कहते हैं, इसका लेखक कौन है? अबुल फजल बैहाकी, हसन निजामी, अबू नस्रा उतबी, अल कार्दिजी। तो इनके कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करेंगे इन 6 PM क्लास, एंड वॉट एवर क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स वो भी हम सॉल्व करेंगे। उत्बी, जनता की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जलालुद्दीन। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, और अगर आपने एनरोल किया है तो क्लास कभी भी हो, मैं तो क्लास वैसे रेशिड्यूल कम ही करता हूँ जब तक कोई खास मजबूरी ना हो। तो अगर क्लास रेशिड्यूल हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज, और क्लास जब शुरू होने वाला होता है उसके आधे घंटे पहले भी टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। तो पहले तो सभी मेरे लोग फॉलो कर लो, मुझे फॉलो कर लो जो नए आए हो, और जो भी कोर्सेज चल रही हैं उनमें एनरोल कर लीजिए, इससे कोई क्लास छूटती नहीं है। नहीं, अमित नेट प्लस के नाम से। निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिनहाज शिराज का यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक और जिया सुल्तान।
तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है। फर्स्ट है गुड़िया, सेकंड है सानवी, थर्ड है सात्विक, आदर्श, मिली, सभी, मृण्मय, मलयजोत, कृष्णा और एकता। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद नए क्लास में 6 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।